The topic that we'll discuss in today's class is specific heat capacity. We had already discussed the topic heat capacity in our previous class. Today first we'll do a practice question from the concept of the heat capacity, where we'll make use of the equation of heat capacity, and then we'll proceed our class further and will cover the next topic, that is specific heat capacity. So in order to proceed with today's class, let's begin. Now here is the example question. The question says that in an experiment 100 grams of water required 12,600 joules of thermal energy to raise its temperature from 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड. अब आप देख सकते हैं इन एन एक्सपेरिमेंट 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, यानी द मास ऑफ वाटर इज 100 ग्राम एंड 100 ग्राम्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड 12,600 जूल्स ऑफ थर्मल एनर्जी विच इज Q. फॉर्मूले में आपके पास जो Q है दैट इज द थर्मल एनर्जी, वो कितनी है इस क्वेश्चन में 12,600 जूल्स, एंड द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी द इनिशियल टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द फाइनल टेम्परेचर इज 60 डिग्री सेंटीग्रेड. तो चेंज इन टेम्परेचर अगर हमें डेल्टा थीटा निकालना होगा, डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो हम कैसे निकालेंगे? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यानी 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, फाइनल 60 डिग्री है, इनिशियल 30 है, 60 माइनस 30, तो डेल्टा थीटा यहां से हमें मिल जाएगा 30 डिग्री. नाउ कमिंग टू पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन. पार्ट 1 में वो बोल रहा है फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर, देन फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ 1000 grams of water, then find the thermal energy needed to raise 1000 gram of water from 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड. और पार्ट 3 में आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको हीट कैपेसिटी निकालना है, यानी कि कैपिटल C निकालना है, जिसकी हम इक्वेशन पढ़ चुके हैं कि कैपिटल C इज इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा थीटा. Q अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी होती है और डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर होता है. पार्ट 1 में आपको 100 ग्राम ऑफ वाटर का हीट कैपेसिटी निकालना है, यानी कैपिटल C. पार्ट 2 में आपको 1000 ग्राम ऑफ वाटर का हीट कैपेसिटी निकालना है, यानी कैपिटल C. और पार्ट 3 में आपको थर्मल एनर्जी निकालना है फॉर 1000 ग्राम ऑफ वाटर टू रेज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी पार्ट 3 में आपने Q निकालना है. तो पार्ट 2 में आप 1000 ग्राम ऑफ वाटर का कैपिटल C निकाल चुके होंगे, तो उसी फॉर्मूले में आपके पास C और डेल्टा थीटा 30 से 40 का आप डेल्टा थीटा निकाल लेंगे, तो वहां से अब हम Q निकालेंगे. पार्ट 3 में आपको Q निकालना है. प्लीज रिमेंबर दैट कैपिटल C इज हीट कैपेसिटी इन द फॉर्मूला एंड कैपिटल Q इज द thermal energy, is the amount of thermal energy needed to raise the temperature, and delta theta is the change in temperature. Now moving on to the solution of this question, ताकि आपको समझ आए कि how we'll solve this question. Now here is the solution of the question. Part 1 में उन्होंने क्या पूछा था? Find the heat capacity of 100 gram of water. Heat capacity is capital C. हमने यहाँ पर equation use की heat capacity की. Capital C is equals to Q upon delta theta. Q क्या है? Thermal energy. Thermal energy कितनी given है 100 gram of water की? 12,600 हमें थर्मल एनर्जी गिवन थी, और टेम्परेचर कहां से कहां तक रेज करना था? 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आप देखिए आपके पास इक्वेशन में सारी चीजें मौजूद है. कैपिटल C इज इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा थीटा. Q कितना है? 12,600 अपॉन डेल्टा थीटा कितना हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल, 60 माइनस 30, तो 12,600 डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि 60 माइनस 30 इज 30, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 420. यूनिट क्या हो जाएगा? जूल्स पर डिग्री सेल्सियस. वाई डिग्री सेल्सियस? क्योंकि टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है. और यूनिट जूल्स पर डिग्री सेल्सियस क्यों हो गया? क्योंकि C की इक्वेशन से आप देख सकते हैं इट इज Q अपॉन डेल्टा थीटा. Q इज थर्मल एनर्जी, तो जूल्स अपॉन डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर्स आर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, तो जूल्स पर डिग्री सेल्सियस इज द यूनिट फॉर हीट कैपेसिटी. अब आ जाइए पार्ट 2 पर. पार्ट 2 पर उन्होंने बोला है हीट कैपेसिटी फॉर 1000 ग्राम ऑफ वाटर.
अच्छा, अब हीट कैपेसिटी हमें 1000 ग्राम की निकालनी है, तो हम अगेन इक्वेशन अपनी यूज करेंगे, हीट कैपेसिटी की करनी चाहिए, विच इज C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा थीटा। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, आपके पास जो Q गिवन है थर्मल एनर्जी दैट इज फॉर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब 1000 ग्राम ऑफ वाटर का तो आपको Q गिवन ही नहीं है, तो हाउ कैन वी यूज द इक्वेशन C इज इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा थीटा। लेकिन अगर आप गौर करें तो आपसे उन्होंने 100 ग्राम ऑफ वाटर का कैपिटल C निकालवा लिया है। अब आपको C निकालना है 1000 ग्राम ऑफ वाटर, तो 1000 कितना होता है, 10 टाइम्स ऑफ 100 होता है ना। 1000 ग्राम मीन्स कि 10 टाइम्स ऑफ 100 ग्राम। तो अगर हमें ये पता है कि फॉर 100 ग्राम द हीट कैपेसिटी इज 420 जूल्स, तो फॉर 1000 ग्राम हीट कैपेसिटी कितनी होगी, ये हम यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। 420 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 100 आप कर दीजिए तो आपके पास हो जाएगा, या फिर आप देखें कि 420 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस इज द हीट कैपेसिटी फॉर 100 ग्राम ऑफ वाटर, और 420 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास हीट कैपेसिटी आ जाएगी 1000 ग्राम। 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 1000 ग्राम इज 10 टाइम्स ऑफ 100 ग्राम। तो अगर 100 ग्राम की हीट कैपेसिटी 420 है तो 1000 ग्राम की क्या होगी, 10 टाइम्स मोर होगी 100 ग्राम की हीट कैपेसिटी से। तो 100 ग्राम की हीट कैपेसिटी को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास हीट कैपेसिटी आ गई 1000 ग्राम ऑफ वाटर की। यहाँ पर हमने इक्वेशन क्यों नहीं यूज की, क्योंकि अगर हम इक्वेशन यूज करते तो वी डू नॉट हैव द वैल्यू ऑफ Q, क्योंकि क्वेश्चन में जो वैल्यू ऑफ Q गिवन है, अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी गिवन है, दैट इज फॉर 1000 ग्राम और दैट इज फॉर 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमारे पास C आ चुका है ऑलरेडी पार्ट 1 में फॉर 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब अगर हमें 1000 ग्राम ऑफ वाटर का C निकालना है तो उस C को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज 1000 इज 10 टाइम्स मोर देन द 100। ठीक है, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 आ जाता है ना, तो 1000 इज 10 टाइम्स मोर देन 100। तो आपने डायरेक्ट 100 की हीट कैपेसिटी 100 ग्राम की हीट कैपेसिटी को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 ग्राम आ गया। ये मैंने आपको हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन डिस्कस करते हुए भी आपको मैंने बताया था कि 1 यूनिट का, सिंगल यूनिट का अगर आपको गिवन किया हुआ है हीट कैपेसिटी, तो आप कितने भी यूनिट का निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप यूं भी कर सकते थे कि 420 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस अगर 100 ग्राम का है तो आप 1 ग्राम का निकाल लेते पहले कि 1 ग्राम का हीट कैपेसिटी कितना होगा। जब 1 ग्राम का आ गया, 1000 ग्राम का निकालना है तो आप डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, या फिर 100 ग्राम का आ गया तो आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 100 ग्राम वाली वैल्यू को, क्योंकि 1000 इज 10 टाइम्स 100 ग्राम। तो यानी अगर आपके पास एक वैल्यू आ जाए तो आप यूनिटरी मेथड से कितनी भी अमाउंट का हीट कैपेसिटी या थर्मल एनर्जी निकाल सकते हैं। अब देखिए पार्ट सी में उन्होंने क्या बोला था, फाइंड द थर्मल एनर्जी। पार्ट 3 में आ जाइए, फाइंड द थर्मल एनर्जी। इस फॉर्मूले में थर्मल एनर्जी क्या है, Q। फाइंड द थर्मल एनर्जी फॉर 1000 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए पार्ट 2 में आपके पास 1000 ग्राम का हीट कैपेसिटी आ चुका है, यानी C आ चुका है। नाउ यू फाइंड द थर्मल एनर्जी for 1000 gram of water to raise the temperature from 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा थीटा में आपका अब फाइनल टेम्परेचर 40 हो गया और इनिशियल टेम्परेचर आपका 30 हो गया, तो डेल्टा थीटा आपका हो गया 40 माइनस 30। और इस क्वेश्चन में अब आपको C हीट कैपेसिटी नहीं निकालना बल्कि थर्मल एनर्जी यानी Q निकालना है। अब अगर आपको Q निकालना है तो फर्स्ट वील कन्वर्ट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ Q। इफ C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा थीटा Q से डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q की टर्म्स में इक्वेशन बन जाएगी Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय थीटा। C यानी कि हीट कैपेसिटी आपको थर्मल एनर्जी निकालना है फॉर 1000 ग्राम ऑफ वाटर का। हीट कैपेसिटी 1000 ग्राम का आपको पार्ट 2 में ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, दैट इज 4200 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया, 40 माइनस तो आया 10, 4200 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो आपके पास आ गया 42000। और यूनिट क्या हो जाएगा, क्योंकि Q इज थर्मल एनर्जी एंड द यूनिट ऑफ एवरी एनर्जी इज जूल्स, तो Q का यूनिट हो जाएगा जूल्स। तो देखिए इन दिस क्वेश्चन वी हैव मेक यूज ऑफ द इक्वेशन ऑफ heat capacity. So I hope the concept of heat capacity is clear to you.
Now here is a small drilling exercise to let you know that whether you have understood the concept of heat capacity, and this exercise will help you to understand the concept further. If heat capacity is the amount of heat energy required to raise the temperature of any substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, so what do you think? Will 100 gram or 1000 gram of water raise the same temperature at the same time? I mean, let's say there are two samples of water. One sample contain 100 gram of water and the other sample contain 1000 gram of water. Both are set initially at a temperature of 30 degree centigrade, and the heat energy is supplied to both of them until their temperature raised to 60 degree centigrade. So will both of them raise the temperature at the same time, or will they take a different time to raise the temperature? What do you think? Yes, you are very right that obviously 100 gram of water will raise the temperature quickly, whereas 1000 gram of water takes longer time to raise the temperature. So what does it mean? कि more mass of water, this 100 gram and 1000 gram are the mass of water. You know that gram is the unit of mass. So it means that the amount of thermal energy required to raise the temperature of any substance depends upon the mass. The more the mass of water, the more the amount of thermal energy is required to raise the temperature, and less the mass of water, so less the amount of thermal energy is required to raise the temperature. Very good. If thermal energy required to raise the temperature depends upon mass, but if you look at the mathematical equation of heat capacity, so the equation is capital C is equals to Q upon delta theta. In the equation there is no mass mentioned. It means that there is some other quantity which depends upon the mass, and the heat capacity which depends upon the mass is specific heat capacity. Okay, and why there is need to introduce this new term? Because after understanding the concept of heat capacity, we have understood, we have got to know that not all substances raise the same temperature at the same time. The amount of the heat energy required to raise the temperature depends upon the mass as well and type of the substance as well. If it is good conductor, then it will raise the temperature quickly, and if the mass is less, then it will raise the temperature quickly. If heat capacity depends upon the mass and the type of the substance, then there must be some other term which depends upon the mass as well, and the heat capacity which depends upon the mass is specific heat capacity. Now we look into the concept of specific heat capacity in detail. First of all, you should understand why this concept concept came into being. This concept arises because after studying the concept of heat capacity, we get to know that heat capacity depends upon the mass and the type of the substance. So the term specific, इसी टॉपिक में नहीं, आगे भी इस टॉपिक में जहां जहां आपको टर्म स्पेसिफिक दिखेगा, the term specific means, the word specific means per unit mass. So specific heat capacity means heat capacity which is capital C per unit mass. And why heat capacity per unit mass is to be taken? Because heat capacity depends upon the mass. Not
all masses of the same substance increase the temperature at the same time. The lower the mass, the low amount of the lower the mass, the less amount of thermal energy is required to raise the temperature, whereas larger the mass, large amount of thermal energy is required to raise the temperature. So basically from here we get to know that if heat capacity depends upon mass and type of the substance, so the next concept which depends upon the mass is specific heat capacity, and the term specific means per unit mass. आगे अभी जहां जहां ये term specific आएगी, kindly keep this into your consideration. The term specific means per unit mass. Now if you look at the term in detail, specific heat capacity, the term specific means per unit mass. So specific heat capacity means heat capacity per unit mass. The heat capacity is represented by capital C. Similarly, the symbol for specific heat capacity is small c. The symbol for heat capacity is capital C, and I repeat that the symbol for specific heat capacity is small c. And why this difference? Just to differentiate between heat capacity and specific heat capacity. If we'll be using the same symbol for both of them, so obviously there will be a big confusion. So in order to avoid the confusion, kindly keep this in your mind that the symbol for heat capacity is capital C, and whenever the term specific is used with heat capacity, the term specific means per unit mass, and whenever the term specific is used, the symbol becomes small c. So if specific heat capacity is heat capacity per unit mass, तो अगर हम इसको define करेंगे तो what will be the definition for specific heat capacity? As heat capacity is the amount of the energy required to raise the temperature of substance by 1 Kelvin or 1 degree Celsius. So specific heat capacity is the amount of the heat energy required to raise the temperature of 1 kilogram of substance by 1 Kelvin or 1 degree Celsius. If you look at both the definition, if you differentiate between both the definition, so what is the difference in both the definition? Only in specific heat capacity, the concept of mass is included. और again, हमने 1 किलोग्राम ही क्यों बोला? क्योंकि हम हमेशा definition में unit dimension use करते हैं. अगर हमें 1 का पता है तो हम कितने का भी निकाल सकते हैं. जैसे अगर आपको ये पता है कि 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्स 100 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर, तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि 2 किलोग्राम को कितनी रिक्वायर होगी 200, 4 किलोग्राम को कितनी रिक्वायर्ड होगी 400, 6 किलोग्राम को 600 एंड सो ऑन. तो हम हमेशा 1 का मेंशन करते हैं, और अगर 1 का मेंशन हो तो यूनिटरी मेथड से हम कितनी भी अमाउंट की जो हमें चाहिए हो वो हम निकाल सकते हैं. तो again back to the concept, what is the difference between heat capacity and specific heat capacity? After studying the concept of heat capacity, we get to know that heat capacity is not the independent quantity. It also depends upon mass and type of a type of substance, and if it depends upon mass, so the new concept arises, and that new concept is specific heat capacity. The term specific means wherever in the syllabus the term specific will be used, kindly keep this into your consideration that the term specific means per unit mass. So specific heat capacity means heat capacity per unit mass, and heat capacity is the amount of thermal energy required to raise the temperature by 1 Kelvin or 1 degree Celsius. So specific heat capacity is the amount of thermal energy required to raise the temperature of, now the mass will also be included, required to raise the temperature of 1 kilogram of substance by 1 Kelvin or 1 degree Celsius. I hope it's clear. Now we look into the mathematical equation of specific heat capacity. The a symbol for specific heat capacity is capital C, and as specific heat capacity is heat capacity per unit mass, so the equation is small c is equals to capital C, which is heat capacity per unit mass upon mass. So small c is capital C upon mass. Now we already know from our previous class that capital C is equals to Q upon delta theta. We know this, okay?
So put this value Q upon delta theta in the equation of specific heat capacity and instead of capital C when we'll mention Q upon delta theta, so the equation will become small c is equals to capital C की वैल्यू होती है Q upon delta theta, तो capital C की जगह आप Q upon delta theta लिखेंगे और डिनोमिनेटर में मास भी है, तो the equation will become small c is equals to Q upon m delta theta. So the equation for specific heat capacity is small c is equals to Q upon m delta theta, and the equation for heat capacity is capital C is equals to Q upon delta theta. अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखें, इन दोनों इक्वेशन में, तो आपको आसानी से पता चल सकता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन मास, एंड इन हीट कैपेसिटी देयर इज नो मास. सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास. Now if you look at the SI unit of specific heat capacity, तो equation से आप ड्राइव कर सकते हैं. The SI unit of specific heat capacity is Q. Q is the amount of thermal energy. The amount of thermal energy is measured in joules. All energy is measured in joules. So the SI unit for Q is joules per. The SI unit for mass is kilogram. तो joules per kilogram, and the SI unit of delta theta may be either Kelvin if the temperatures are measured in Kelvin, or degree Celsius if the temperatures are measured in degree Celsius. तो equation से आपके पास यूनिट क्या आ जाएगा, joules पर किलोग्राम Kelvin or joules per kilogram degree Celsius. With Kelvin we do not use degree, with Celsius we use degree. So I hope the concept of specific heat capacity is clear to you. Now we'll make use of this concept while solving numerical questions, so that you will have a complete grip on the concept then. So this is it from today's class. Inshallah, see you soon next week with the next topic. Till then, Allah Hafiz.